नमस्ते। हमारे साथ आए कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, बहुत दिनों बाद स्टूडियो से बातचीत हो पा रही है क्योंकि भागम भाग थी। एक स्वागत है लेकिन आपका फिर से भारत में और अपने स्टूडियो में। अपने यहाँ बैठ के बात करना एक अलग आनंद आता है। लेकिन अशोक भाई, ये बिहार बिल्कुल इस समय मतलब गर्म हो चुका है। मैं अपनी बात कहूं, जब बीच में ऐसा लगा था कि महागठबंधन ने जो एक शुरुआती दौर में थोड़ा लीड ली थी, वो पीछे पिछड़ गया था। लेकिन अब फिर से लग रहा है कि चीजें जब अब सेट हुई हैं तो महागठबंधन की तरफ से क्लैरिटी है। उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर्ड है, तेजस्वी यादव है। उनका मैनिफेस्टो डिक्लेयर्ड है, जिसको तेजस्वी प्रण कहा गया है। बीजेपी जो आंख में धूल झोंकने का काम करती है कि संकल्प पत्र। संकल्प मेरा यह है अशोक भाई कि मैं एक दिन नंगे पांव बिना कपड़ा पहने हिमालय की चोटी पे चढ़ जाऊंगा। मेरा संकल्प ये हो सकता है। तो इस तरह के संकल्प करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो बीजेपी कर रही है, वो प्रण से पूरा होता है। और ये जो बीच में हो रहा था ना कि आपस में झगड़ा है, ये सब है, ये सारा कुछ झगड़े निपट गए, सब चीजें एक जगह हैं। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, इस पे बहुत संशय है। नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर तक जा रहे हैं, उनसे कहलवा रहे हैं, लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हो रही है। तो पहली बात बिहार चुनाव की, तेजस्वी अब डिक्लेयर्ड महागठबंधन के चेहरा हैं चीफ मिनिस्टरशिप का। अशोक भाई, देखिए आनंद जी, थोड़ा सा पीछे चले यदि हम, तो जब मताधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी ने दी तो जो समुदाय उमड़ा है, इससे एक बात तो तय हो गया कि एक परसेप्शन जो वोट चोरी का था, मत चोरी का, वो समझ में आ गया। एसआईआर का जो अति प्रकोप हुआ बिहार के मतदाताओं पे, वो मतदाताओं ने खुद झेला। तो उनको ये पता था कि गड़बड़ तो है। तो ऐसा लग रहा था कि जो टिल्ट हो रहा है बैलेंस, वो कहीं ना कहीं आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन की तरफ है। उसका एक कारण भी है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी 12,000 वोट का मात्र फर्क था। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था टोटल दो ग्रुप, एनडीए और इंडिया में। तो इस बार मुझे लग रहा था कि इंडिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोनों तरह दोनों जगह रायता फैला गया। मतलब एनडीए में भी टिकट बंटवारे को लेके बहुत झगड़े हुए, वहां पे भी हुए, लेकिन एनडीए ने इसको कंट्रोल कर दिया। और महागठबंधन लग रहा था कि रायता इतना फैल गया कि अब से मिटा नहीं जाएगा। कोई पता नहीं था कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे बिना मीटिंग के ये हो गए। हालांकि संजय जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने आके सोशल मीडिया को खूब भला बुरा कहा कि आप लोग जबरदस्ती आंकड़े देते हैं, इसको इतना सीट, इसको इतना सीट। अरे भाई, हमारा गठबंधन है, हम जब अनाउंस करेंगे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारे गठबंधन के लोग वहां होंगे। साहब, आज तक जायसवाल ने बोलने के बाद अब चुनाव का पहला फेज 6 तारीख को, अभी कितने दिन रह गए? गिने चुने एक सप्ताह रह गया, एक डेढ़ सप्ताह। लेकिन अभी तक इनकी कंबाइन कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। संजय जायसवाल जो सोशल मीडिया को गाली दे रहे थे, सोशल मीडिया ने दिए हुए आंकड़े ही यथार्थ के धरातल पे उतरे हैं। मतलब सोशल मीडिया को संजय जायसवाल से ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, ये बीजेपी के अध्यक्ष। ये सब रबर स्टैंप हुआ करते हैं। उसके बाद जब ये रायता फैला, तो मुझे लगता है कि एलोवेरा के हाथ से चीजें चली गई, ये राहुल गांधी ने समझ लिया। ये स्लीपर सेल एक्टिव हो गया। 14 सीटें ऐसी बेची इन्होंने, जो सीटें, मतलब 2 डेढ़ दिन तक जो आदमी एलजीपी पे स्टेज पे है, उसको 1.5 दिन के बाद यहाँ पे उम्मीदवार घोषित कर दिया। जो 30,000 से जीता हुआ उम्मीदवार है आपका एमएलए पिछला बार, उसका टिकट काट के ऐसे आदमी को दिया जिसके गांव में कोई पहचानते नहीं। ये खूब पैसा चला। और एक पैसा तो मतलब कोई यादव यादव है जो रहते हैं, बड़े घनिष्ठ बताए जाते हैं राहुल जी के साथ, वो तो उन्होंने कुछ टिकट बेचा, पैसे का लेन देन रायपुर में हुआ। रायपुर में अखबार वालों को खबर लग गई, उसने किसी अखबार वाले ने छाप दिया, तो उसको फोन करके बोलता है, अरे यार तुम आ जाओ, बिहार आ जाओ चुनाव कवर करने, मैं पूरा मदद करूंगा, बिना खर्चे का सारा करवा दूंगा, कुछ आपको भी दे दूंगा, लेकिन अभी इस खबर को दबा। उसने मुझे ये बात शेयर की तो आई वाज शॉक। उसके बाद फिर जब मामला टूट गया था बिल्कुल, ऐसे में अशोक गहलोत को भेजा गया। देखिए, पुरानी चावल चावल पुराने चावल होते हैं। अशोक गहलोत ने लगातार लालू यादव से मीटिंग की, और 1 डेढ़ दिन में पूरा रायता समेटा गया। और फिर गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, महागठबंधन की, और तेजस्वी यादव को सीधा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। जमीन खिसक गई एनडीए की, और फिर एनडीए वालों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया, अरे मुसलमानों के साथ कुछ गलत कर दिया। अभी तक ये मुसलमानों को गाली देते हैं,
मुसलमानों के खिलाफ पोलराइजेशन करते हैं। और अब एनडीए में मुसलमान उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं करके चिराग पासवान से लेकर सब पानी पी पी के कोस रहे थे। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि भाई साहब ये एक मुख्यमंत्री नहीं 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री। मुकेश सहनी अनाउंस हुए हैं, एक लेफ्ट का भी होगा, 2 कांग्रेस के भी होंगे, एक और किसी को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर दलित, सवर्ण और मुसलमान ये सब एडजस्ट किए जाएंगे उप मुख्यमंत्री पद पर। भाई बिहार में बीजेपी ने तो 2 उप मुख्यमंत्री दिए थे ना, तो ये 4 देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपका कौन। अब उसमें बार बार ये कहते थे संजय झा कि नहीं, नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं मतलब अगला मुख्यमंत्री यही होंगे। लेकिन अमित शाह ने सब पे पानी फेर दिया ये बोल के कि अगला मुख्यमंत्री तय करेगा विधायक मंडल का दल, विधायक दल मंडल। विधायक दल। अब उसके बाद पसीने आ गए। अब क्या हो गया, जिसको कहना है नीतीश मुख्यमंत्री होंगे वो तो चुप है। नीतीश खुद ही कह रहे हैं कि हमारे लोगों से कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उधर चिराग बोलता है कि फेस दिखना चाहिए। वो जतिन राम मांझी कहते हैं कि भाई जो अमित शाह बोलते हैं वो तो सही है, वही परंपरा है, लेकिन व्यक्तिगत मेरा विचार है कि नीतीश होने चाहिए। लेकिन नीतीश अनाउंस नहीं हुए। उससे दूसरी बात, ये जो लगातार जंगल राज की बात कर रहे हैं, इन्हें अभी भी लालू, जवाहरलाल नेहरू और इमरजेंसी के पीछे छुपना पड़ रहा है। क्योंकि 20 साल का कार्यकाल क्या है, आप देख लीजिए। जो मतदाता जिसकी उम्र आज 25 साल की है, जो एक बार वोट दे भी चुका है, वो लड़का नीतीश जब सत्ता में आए तब 5 साल का था। उसने तब से नीतीश को ही देखा है। अभी का लॉ एंड ऑर्डर उसको जंगल राज दिखता है, अभी की बेरोजगारी उसको जंगल राज दिखता है, अभी जो पलायन हो रहा है बिहार से उसको जंगल राज दिखता है, अभी सरकारी नौकरियां नहीं है वो जंगल राज दिखता है, अभी भ्रष्टाचार जो हो रहा है, अकूट भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको जंगल राज दिखता है। उसने एक एक पुल को दनादन गिरते हुए देखा, एक एक पुल 5-5 बार बन के गिर रहा है, ये उसने देखा। नदियां उफान पे आती है, 20 साल से वहीं देख रहा है। फिर करा क्या आपने? वो 5 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक उसने कोई परिवर्तन नहीं देखा। नौकरियां मिली सरकारी कब मिली? उस 16-17 महीने में जब आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड साथ थे। जातिगत जनगणना हुई। जातीय प्रॉब्लम यह है नीतीश जी का कि वो 2.5 साल का क्रेडिट भी नहीं ले सकते, वो एक 17-18 महीने का, क्योंकि वो लेगा तो आरजेडी को जाएगा, इसलिए इनको चुप बनना पड़ता है। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ, 2 लाख नौकरियां मिली वो आरजेडी जनता दल यूनाइटेड में। जो जातिगत जनगणना जो मेजर इंपैक्ट हुआ, जिसकी वजह से आखिर भाजपा को हार के, लेकिन नीतीश के खिलाफ कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? किसके लोग गए थे? भाजपा के ही लोग गए थे। तो लोग समझ गए हैं अब। लेकिन लोगों को लग रहा था कि क्या हम इनको सत्ता में लाना चाहते, लेकिन ये तो आपस में लड़ मिल मर रहे, सर फुटबल होते। लेकिन तेजस्वी का चेहरा सामने आने से आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता है, जो मतदाता है, वो इस बात की गारंटी रखेंगे कि अब ये वोट ट्रांसफर होना चाहिए। अब वो कांग्रेस को पसंद करते ना पसंद करते, लेकिन मतदान देंगे, क्योंकि उन्हें तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना है। अनाउंस हो चुके हैं। कांग्रेस भी वोट ट्रांसफर करेगा, क्योंकि उनको पता है मुख्यमंत्री तो उनका बनना नहीं था, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री उनको भी मिल सकते हैं यदि वोट ट्रांसफर हुआ तो। मुकेश सहनी करीब करीब 17-18, वो मुकेश सहनी कितनी सीट जीतते ये मायना नहीं रखते, लेकिन कम से कम 17-18 सीटों पे इंपैक्ट रखते हैं बड़े ताकत के साथ। अब पूरे समाज को लग रहा है कि हमारे समाज को उप मुख्यमंत्री पहले अनाउंस हो गया, तो ये वोट ट्रांसफर हुआ थोक में। दूसरी तरफ एनडीए में कभी मांझी तो कभी तुम्हारे, मतलब ये देखिए, पहली बार देखा मैंने कि थोक में निष्कासन हो रहा है जनता दल यूनाइटेड में, बीजेपी में। जी जी। और यहां क्या हुआ? यहां सारा रायता समेट में आ गया। जो विड्रॉ कर सकते थे वो विड्रॉ हो गए, जो विड्रॉ नहीं करते हैं वो बाकायदा ऑफिशियल उम्मीदवार के जगह जाकर, वहां जो बागी उम्मीदवार था वो बोलता है कि भाई मैं इनके लिए काम कर रहा हूं, आप इनको वोट दीजिए। तो जो क्रॉस क्रॉसिंग जो वोटिंग था, जो कटिंग था, वो खत्म हो गया। दूसरा एक पीके फैक्टर है। पीके लगातार भ्रष्टाचार के मामले उठा रहा है, और वो सारे भ्रष्टाचार जो है वो सम्राट
चौधरी से लेकर तमाम लोग हैं, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का कुनबा है। सवर्ण उनके साथ कुछ जा रहे हैं, कुछ शहरी और युवा उनके साथ जा रहे हैं, तो इसका डेंट लग रहा है बीजेपी को। आनंद जी, आपने देखी कि नहीं विजुअल पता नहीं, लेकिन मुंगेर में जो सभा हुई अमित शाह की, दयनीय स्थिति थी, चेयर खाली पड़ी थी और अमित शाह अपने भाषण से अपील करते हैं, सिक्योरिटी वाले चेकिंग मत करो, लोगों को आने दो, आने दो। अरे कहां से लाएंगे सिक्योरिटी वाले? लोग आने के लिए लाइन भी तो लगनी चाहिए। लोग नहीं थे चेयर पे, वॉश आउट हो गई सभा। और दूसरी तरफ जब आप तेजस्वी की जनसभा देखते तो पूरा सैलाब उमड़ा हुआ है। और जब राहुल गांधी ने देखा कि अब इसको नीट ठीक से मॉनिटर करना पड़ेगा, तो फिर सारे सीनियर झोंक दिए गए। जो अविनाश पांडे जो यूपी देख रहे थे, अविनाश पांडे को डेपुटेशन पे भेजा, ऐसा मान सकते हैं आप बिहार में। आप पूरा कोऑर्डिनेशन और बिहार का चार्ज देखो। अब उसके बाद लगातार मैराथन मीटिंग्स हो रही है, प्लानिंग हो रही है। आज राहुल की 2 जगह सभाएं हैं। एक सभा जहां नीतीश बोलने जहां अमित शाह बोल के जाएंगे, उसके बाद राहुल जाएंगे, और एक सभा जहां मोदी आने के पहले वो बोल के जाएंगे। सवाल यह है परिवारवाद का, तो अमित शाह का बेटा क्या है, इस पे कोई जवाब नहीं है। भाई बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में परिवारवाद के कितने लोग बैठे हैं? लिस्ट निकालो तो आपको बड़ी लिस्ट मिल जाती है। रविशंकर प्रसाद क्या है? ये भी तो परिवारवाद की एक ऑफशूट है। तो वो मुद्दा नहीं होता, जंगल राज का मुद्दा नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो खासकर छठ छठ पूजा ने इनको बहुत तकलीफ दी, एनडीए को बहुत डेंट मारा। इन्होंने कहा कि 12,000 ट्रेनें हम विशेष चलाएंगे। मुझे आनंद जी कभी कभी लगता है कि इतना मूर्ख समझते हैं जनता को। 13-13,500 के आसपास ट्रेनें हैं आपकी टोटल, उसमें से 12,000 सिर्फ आप बिहार में देंगे। अप डाउन भी गिना तो 6,000 हो जाएगी, 6,000 भी ट्रेनें नहीं। कुल जो विज्ञापन भी इन्होंने दिया सब हमने कुछ दिया तो 180, 120, कोई 180, 200 के आसपास की ट्रेनें हैं। वो क्या भीड़ थी, 24-24 घंटे लोग टॉयलेट नहीं जा पाए, उठ नहीं पा रहे थे सीट से, गाली दे रहे थे लोग। और ये लोगों के बाइट से, लोगों के वक्तव्य है, ये ट्रेन का हिसाब हम इनको मतदान में देंगे। झूठ बोलती है सरकार। फिर छठ पूजा के दिन प्रधानमंत्री का वो जो मंचन होना था यहाँ पे यमुना में, वो अर्धवर्त दे रहे थे सूर्य को। बाद में पता पड़ा कि जो यमुना साफ है करके जो बताया गया, वो नकली यमुना बनाई गई थी। सोशल मीडिया ने अभी क्या पूछो, ये जो एक पत्रकार है हमारे तिहाड़ी, वो बाकायदा बता रहे थे कि कितनी यमुना साफ हो गई, अब बिल्कुल जैसा मानो बिस्लेरी का पानी हो, फिल्टर वाटर हो, मिनरल का, ऐसा बता रहे थे। सोशल मीडिया ने बताया कि अरे भैया ये नकली यमुना है, यमुना तो इधर है, ये नई यमुना टेम्पररी बनाई गई है प्रधानमंत्री के लिए, वो हरा कपड़ा अपड़ा लगा के सब ढक के। वो इतना छिछालेदर हो गया कि प्रधानमंत्री आए ही नहीं। मतलब छठ जैसे पर्व पे, जो बिहार में दिवाली से बड़ा पर्व है, और वाकई छठ की यदि आप पूजा देखें तो ये इसमें कोई पंडित नहीं, कोई मंत्र नहीं, यहां अपने लोकल गीत है और पंच महाभूतों की पूजा है। सूरज को पूजा जाता है, अग्नि है, धरती है, पानी है, वायु है, पूर्ण रूप से नेचर को डेडिकेटेड है। लोग उगते हुए सूर्य को, यहां तो डूबते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। ये ऐसा पर्व पूरे विश्व में मनाया गया। उस पर्व के दिन भी बीजेपी झूठ परोसती है यमुना के नाम पे। ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल डैमेज हुआ है जी। अब उसके बाद आप आइए, इनके पास देने के लिए क्या है। अब इनका घोषणा पत्र भी हम आएंगे देखेंगे। अब इन्होंने जो करा, हर घर में नौकरी, हर घर में नौकरी जो है, अब उस पर सब टूट पड़े। इनका जैसे ही घोषणा पत्र आया बिहार में महागठबंधन का, सारे सुबह से लेके पानी पी के कोस रहे कि ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। भाई जब तुम टोटल बिहार का बजट जो है सर 3,18,000 करोड़ का है, नीतीश कुमार ने जब 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए जमा किए,
तब कहा कि सत्ता में आने के बाद 2 लाख रुपए देंगे। तो आप 1 करोड़ महिला को भी 2 लाख रुपए देंगे तो ये 2 लाख करोड़ हो गए। अब 3,18,000 करोड़ में से 2 लाख करोड़ इन महिलाओं को देंगे तो फिर क्या 1,18,000 करोड़ में सरकार चलाओगे? ये मैं आंकड़े बिहार की जनता को समर्पित करता हूं, वो जाने। इन्होंने क्या किया, मैं आज इसी तारतम्य में आपको महाराष्ट्र ले जाता हूं। आज महाराष्ट्र जो हेडक्वार्टर है आरएसएस का, नागपुर, जो महाराष्ट्र की उपराजधानी है, मुख्यमंत्री का अपना कार्य क्षेत्र ही है, अपना विधानसभा क्षेत्र है, आज नागपुर बंद है। हैदराबाद नागपुर हाईवे ब्लॉक्ड है, 30-30 किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई है, 18-18 घंटे का जाम, मतलब अभी तो 20 घंटे का जाम हो गया होगा। हजारों के तादाद में किसान रास्ते पे हैं। क्या बोल रहे हैं किसान, क्या मांग रहे हैं किसान? किसान कोई नई मांग नहीं मांग रहे। चुनाव के दौरान जो सोयाबीन को 6,000 रुपए दूंगा करके प्रधानमंत्री वादा करके गए थे कि हमारी सरकार आती है तो मैं 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन को रेट दूंगा। आज सोयाबीन 3,500 में बिक रहा है, किसान 6,000 रुपए मांग रहा है। पूरे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस सब किसानों को प्रॉमिस कर रहे थे कि एक बार साथ दीजिएगा, मैं पूर्ण कर्ज माफी करूंगा। 7/12 ये हमारे यहाँ रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड का एक फॉर्म है। जब आप कर्ज लेते हैं तो आपके वो 7/12 पे चढ़ता है कर्ज, इस जमीन पे इतना कर्ज है। तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम सत्ता में आने के बाद आपका 7/12 खाली कर देंगे। कोरा मतलब ब्लैंक। अब लोग कह रहे कि 7/12 करो, कोरा खाली करो उसको। अब इनके पास पैसे नहीं देने को। 2100 रुपए दे रहे थे महिलाओं को 1500 की जगह, अब वो 1500 देने में लाले हो गए। उनमें से 7-8 लाख महिलाएं काट दी इन्होंने। तो लोग आज, आपको विदर्भ में ताज्जुब लगेगा आनंद जी, मतलब इससे ज्यादा शोकांतिका नहीं है। दिवाली के दिन 16 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी अकेले विदर्भ में। आज विदर्भ का एवरेज 16 से 20 किसान रोज का। मेरे जिले के पालक मंत्री है संजय राठौड़, उनके बुआ के लड़के ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, क्योंकि घर में पत्नी ने इतना ही कहा था कि दिवाली भूखे पेट बना सकते हैं, दिए में डालने के लिए थोड़ा तेल ले आओ 100 ग्राम। एक दिया भगवान के सामने और एक दिया दरवाजे पे लगाएंगे। लक्ष्मी पूजन है आज। 100 ग्राम तेल के पैसे नहीं थे, क्योंकि बनिया उधार नहीं दे रहा था। पिछले 8 महीने से तो उसी से उधार खा रहे थे। परिवार भूखा 2 दिन से। दिवाली के दिन दिए को तेल नहीं दे सकता, वो सीधा गया खेत में रस्सी टांग के अपनी जीवन लीला समाप्त कर। ये वस्तु स्थिति है आज महाराष्ट्र की। मैं कुछ विजुअल्स आपको भेजता हूं। पूरे अभी 2 दिन पहले जो बरसात हुई, 2 दिन पहले जो बरसात हुई, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2 दिन पहले बरसात हुई, खेत में कॉटन खड़ा था, पूरा खेत में पानी है। मैं आपको विजुअल भी। उसके बाद सोयाबीन निकाला खेत में से, 3,500 रुपए में कैसा बेचेंगे? तो थोड़ा इंतजार करते, सरकार एमएसपी का परचेसिंग चालू कर देगी तो 5,200 का रेट मिलेगा। किसान ने सोयाबीन निकाल के खेत में ढक के रखा, इतना पानी आया कि वो सोयाबीन पूरा की पूरा बह गया। वो बहता हुआ सोयाबीन है, कवर्ड। कहां जाएगा किसान, मुझे बताइए। और पानी जब खेत में पूर्ण रूप से घुस जाता है और कमर कमर इतना पानी हो जाता है, तो वो खेत अगले 1 साल के लिए बुआई का काम भी नहीं आता। वो जमीन चिपड़ी जाती है, हमारे यहाँ चिपड़ी शब्द है। तो ये वादे हैं इनका रिकॉर्ड है कि जो चुनाव में बोलते वो कतई नहीं करते। मैं आपको 10 जगह दे सकता हूं। तेजस्वी को लोग बोलेंगे कि चलो तेजस्वी नहीं करते, ऐसे आप कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी 18 महीने के लिए आया तो उसने कुछ तो करके दिखाया। अरे तेजस्वी भी फ्रॉड साबित होगा, लेकिन चांस तो देने दो। और आपको तो हम लगातार चांस दे रहे हैं। आपने कौन से राज्य में काम किया? जो बोला वो कौन से राज्य में किया, बता दीजिए। महाराष्ट्र से गुजरात उद्योग लेके गए, तब एकनाथ शिंदे बोले मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल के आया हूं कि यह गलत हुआ। उन्होंने कहा कि इससे भी बड़े उद्योग दूंगा। आज इतने साल हो गए, कहां उद्योग आ रहे हैं महाराष्ट्र में? सही कहते हैं तेजस्वी। विक्ट्री बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में, विक्ट्री महाराष्ट्र में और फैक्ट्री गुजरात में।
आज त्राही त्राही है। महाराष्ट्र में जो ठेकेदार है, जो सरकार के काम लेते हैं, आप उनमें जीवन लीला समाप्त करने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि उनके बिल 6-6, 8-8 महीने थकित है। जिनका सामान उन्होंने लिया, सीमेंट वालों से सीमेंट लिया, लोहा वालों से लोहे लिया, ट्रांसपोर्टर का पैसा, सारे लोग उनके घर के चक्कर काट रहे हैं कि हमको नहीं मालूम तुम्हारे बिल कब आ रहे हैं, तुम हमारा पैसा दो। और सरकार के पास पैसा नहीं पैसे देने के लिए। अशोक भाई, मैं तो बीच में एक जी, नहीं आप कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। नहीं, तो यही ये नहीं नहीं, स्थिति है जहां इनकी डबल इंजन की सरकार अभी अभी बनी है। जो वादे किए हैं, सारे वादे तोड़ दिए इन्होंने, झूठ परोसा है, और ये उसको चुनावी जुमले कहते हैं। जी तो मैं बिहार में चुनावी जुमले कैसे चलेंगे? जी अशोक भाई, मैं एक चीज और इसलिए क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, उसमें भी एक छोटी आपकी टिप्पणी। 12 राज्यों में एसआईआर की फिर से घोषणा कर दी है चीफ इलेक्शन कमीशन ने। 51 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। मुझे एक चीज समझ में आती है, एसआईआर तो जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया है? 2.5-2.5 महीने तक वो बातें सुनता, और सुप्रीम कोर्ट अब बिल्कुल दुबका हुआ बैठा है, और इलेक्शन कमीशन सारे वो असंवैधानिक काम कर रहा है जिसपे रोक केवल सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। मैं इस पे जरा एक टिप्पणी चाहता हूँ, वो फिर से देखिए, उसने आधार को। जी सर्वोच्च न्यायालय यदि मैं ये कहूं कि हैंड इन ग्लोव विद चुनाव आयोग है, तो अब ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, माफ जी कीजिएगा। ठीक। यदि एक कंटेम्प्ट है तो हम भेजेंगे, लेकिन हमने बहुत ही छोटी बात कही। जब सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पे फेंका हुआ जूता कंटेम्प्ट नहीं मानता, जब सांसद कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश देश को तोड़ रहा है, आग लगा रहा है, तो कंटेम्प्ट नहीं होता। मैं तो अदना सा व्यक्ति हूं सर। मैं ना लॉयर हूं जो जूता फेंकूं, ना सांसद हूं जो आरोप लगाऊं। मुझे तो यही दिखता है कि जहां न्याय होना चाहिए। देखिए, संविधान का रक्षक कौन है इस देश में? हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इज द सुप्रीम कोर्ट। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? एसआईआर, और ये कहते हैं कि एसआईआर से नाम डिलीट नहीं होता, कोई भी नाम डिलीट नहीं कर सकता। नाम डिलीट हो भी गया ऑनलाइन, तो मेरा बीएलओ जाके पूछता है उसको कि ये क्या है, वस्तुस्थिति चेक करते हैं। मैं चुनाव आयोग को चैलेंज देता हूं। मैं किसी राहुल गांधी का रेफरेंस नहीं देता। आनंद जी, मैं अशोक वानखड़े का रेफरेंस देता हूं। 2024 में लोकसभा चुनाव में मेरा नाम मतदाता सूची से किसने निकाला? मैं जानना चाहता हूं। मुझे मतदान का अधिकार से वंचित क्यों रखा गया? मैं जानना चाहता हूं। मैंने पूछा तो बोले बीएलओ आपके घर आया होगा। मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी दोनों मतदाता थे। मेरा बेटा अब बना है, उसका कार्ड अभी आया है। लेकिन मेरी भतीजी जो 10 साल पहले मेरे साथ रहती थी, वो मतदाता थी। वो मुंबई चली गई, वो अभी भी मतदाता थी। तो बीएलओ मेरे घर आया होगा, उसने दरवाजा मेरे भतीजी ने खोला होगा, बोला होगा आपके घर में अशोक वानखड़े, उनने कहा होगा नहीं रहे, या घर छोड़ के भाग गए। मैं और मेरी चाची रहती है, हम दो मतदाता है। हो सकता है मेरी भतीजी ने, मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला होगा, उनने पूछा होगा मंजिरी जी आप और ये प्रियंका, ये क्या दो मतदाता? हाँ। और ये अशोक जी कहाँ हैं? वो नहीं रहे या भाग गए, हमने छोड़ दिया उनको। तभी मेरा नाम कटा होगा। मेरा नाम कैसा कट सकता है? और जो भतीजी 10 साल पहले चली गई, उसका नाम कैसा वहां हो सकता है? कौन आया था देखने? उसके बाद मुझे जद्दोजहद करके 4 चक्कर कटवा के, ये तो अच्छा है शक्ल वकल देख लेते हैं लोग इधर सोशल मीडिया पे, तो कम से कम बैठ के उसने चाय पिलाई, तब जाके मैं अब फिर से मतदाता सूची में आ गया। लेकिन जब मैं निकल रहा था तो उसने, अधिकारी ने हंसते हुए कहा कि सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए आप बड़े पत्रकार है, बुरा मत मानिएगा, जब दिल्ली में अगला कभी चुनाव हो तो एक बार फिर से मतदाता सूची में चेक कर लीजिएगा। आज मैंने आपको कार्ड दिया, इसकी गारंटी नहीं कि आप मतदाता सूची में होंगे। फिर आपका नाम काट गया तो फिर आप हमको गाली देंगे, हमको मत करिए सर, ये सब ऊपर वालों का खेल है। क्या कह सकते हैं? मैं तो और किसी का नहीं कहता हूं, मैं तो ज्ञानेश कुमार को चैलेंज देता हूं, वो मुझे लाए। मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा यदि उसने प्रूफ करके दिया कि मेरे घर में बीएलओ आया था और उसने इंक्वायरी की थी। आज मैं ऑफर करता हूं, या ज्ञानेश कुमार फिर अपनी पोस्ट छोड़ दे।
तो ये मेरे जैसे व्यक्ति का ऐसा हाल है, तो बाकी सामान्य इंसान जिसको 2 टाइम का रेडी लगा के अपना जीवन यापन करता है, वो कहां जाएगा साहब ढूंढने? नाम है कि नहीं, कैसा कटा, वो तो वोटिंग के टाइम पे जाता पता पड़ता है, नाम नहीं है उसका, वापस आ जाता है। ये एसआईआर है इनकी। एसआईआर के फाइनल लिस्ट फ्रीज होने के बाद भी वह लोग मरे हुए जिंदा है, जिंदा हुए मरे हैं। कौन सी एसआईआर है इनकी? भाई एक आदमी का नाम, मैं आप बोलता हूं आनंद वर्धन दिल्ली में भी मतदाता है और लखनऊ में मतदाता है, ये आपको पता नहीं है। आपको ये पता है कि आप लखनऊ में मतदाता है, तो आपके पास वो कार्ड है, आप उसमें खुश है। दिल्ली में आप मतदाता है करके इलेक्शन कमीशन आपको नोटिस भेजेगा, आप 2 जगह मतदाता कैसे? अरे तुम बताओ, तुमने 2 जगह कैसा करा हमको, आप बताइए ना। उल्टी गंगा बह रही है। वो आपको नोटिस देके पूछते कि आप बताओ 2 जगह मतदाता कैसे? मतदाता सूची किसने बनाई? चुनाव आयोग ने। सिस्टम किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। चेक कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। इसमें आनंद वर्धन क्या करेगा? जी, मैं अशोक भाई इसको इसको मैं सिर्फ एक चीज करके, मैं एक नहीं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 12 राज्यों में जो महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी रहेगी, 12 राज्यों में इन्होंने महाराष्ट्र अवॉइड किया, आसाम अवॉइड किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के। केरल में भी स्थानीय निकाय के चुनाव और महाराष्ट्र में भी स्थानीय निकाय के चुनाव है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसलिए एसआईआर बाद में होगी। उसी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच करोड़ों मतदाता जोड़े गए। उसको लेकर पनवेल का एक व्यक्ति, कांग्रेस का नेता, हाईकोर्ट गया, पहले चुनाव आयोग को लिखा, उसने कुछ नहीं किया, फिर हाईकोर्ट गया, उसने बताया चुनाव आयोग रिप्लाई नहीं दे रहा है। हाईकोर्ट ने चेक किया, हाईकोर्ट को लगा कि आरोप सही है, उन्होंने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि इसको रेक्टिफाई करिए। चुनाव आयोग ने रेक्टिफाई नहीं किया, वो व्यक्ति फिर हाईकोर्ट गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तब चुनाव आयोग ने कहा कि अब तो विधानसभा का प्रोसेस चालू हो गया, हम क्या कर सकते हैं। और उसी फर्जी मतदाता सूची पर पनवेल की चारों की सारी विधानसभा सीट बीजेपी को चली गई। उसी फर्जी मतदाता सूची पर अब ये लोकल बॉडीज भी करवाएंगे। जहां सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा होने के आरोप है, वहां ये एसआईआर नहीं करेंगे। आसाम में नहीं करेंगे क्योंकि एनआरसी चल रहा है आसाम में। लेकिन अब इसकी लड़ाई आपको ग्राउंड बूथ लेवल पे ही लड़नी होगी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग यदि एक ही भाषा बोलने लगा तो फिर आपको एक ही काम बचता है कि आपको हर बूथ लेवल पर आपको लोग एक्टिव करने होंगे। हर बीएलओ के साथ आपके 3-3 लोग साथ में चलने होंगे। बताओ, इस घर में 90 लोग गिनवा के दिखाओ हमको, कैसे है 90 लोग? आदित्य ठाकरे ने बोला कि जिस घर में जो 6 महीने से जो लोग रह रहे हैं, 2 नेपाली, वो मतदाता नहीं है, लेकिन वहां पे थोक में मतदाता बने हुए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस बोलते तुम पप्पू मत बनो, मतलब इनको आप आईना दिखाओ तो ये इनको पप्पू लगता है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम यदि चुनाव आयोग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में कर रहा है, यदि मैं ऐसा कहूं तो ये गलत नहीं होगा। ये संविधान की अवहेलना है, ये आम आदमी के मताधिकार पे डाका है। जो मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार मानता हूं बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया, वो तब दिया हमें जब यूरोप और अमेरिका में भी कुछ लोग मतदान से वंचित थे, लेकिन ये भारत ऐसा पहला देश था जहां महिला, पीड़ित, पिछड़े, आगड़े, दिव्यांग सबको अधिकार दिए थे। जी, अशोक भाई एक टिप्पणी मैं जरूर चाहता हूं, क्योंकि बहुत समय तो खत्म है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में। मोदी जी आसियान जाने से फिर भाग गए, वो गए ही नहीं। ट्रंप क्या इतना आतंक हो गया है कि ट्रंप की छाया भी कहीं है, वहां मोदी जी जा ही नहीं रहे। देखिए, मुझे अमेरिका में जो आप गए थे, आप भी जानते हैं उस इंसान को। वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है अमेरिका में। वो नासा से लेके पेंटागन तक, मतलब डिफेंस और एयर स्पेस के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लेते बड़े बड़े। वो सरकार में बहुत अच्छी तरह से उनके घुसपैठ है। उन्होंने कहा देखो अशोक जी, एक बात मैं बता देता हूँ,
अमेरिका में राष्ट्रपति जो भी बोलते हैं, राष्ट्रपति ने किसी को फोन किया वो भी रिकॉर्ड होता है और 25 साल बाद वो पब्लिक होता है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, जितना भी ट्रंप बोल रहे हैं कि सीज फायर मैंने करवाया, रशिया का तेल के लिए इन्होंने हाँ या ना कहा, आज भारत की सरकार इसको झुठला रही होगी, 25 साल के बाद ये कन्वर्सेशन मार्केट में आएगा, हेलो हेलो वाला, तब आप देखना राष्ट्रपति झूठ नहीं, वहां राष्ट्रपति गलत नहीं बोलेगा क्योंकि उसको मालूम है रिकॉर्ड हो रहा है। अब इनको ये डर है कि कहीं ट्रंप साहब ने हाथ पकड़ के मीडिया के सामने बुलवा लिया, डिडंट आई कॉल यू फॉर दैट सीज फायर, यू टेल देम क्या होगा? यदि उन्होंने कहा कि आपने नहीं कहा था रशिया से तेल नहीं लूंगा, टेल मी क्या होगा? क्या होगा? नहीं, और ट्रंप आप लंबा चौड़ा एक्सपोज हो भी है। जाएंगे। नहीं, और ट्रंप लंबा चौड़ा भी है, ये भी बता दो। हाँ, छोटा नहीं वाला नहीं है लंबा क्या? चौड़ा नहीं, अरे ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहीं ना कुछ फाइलें अटकी है, कोई ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये ट्रंप के सामने झुकते, चाइना के सामने झुकते, वो यही प्रॉब्लम है। कई बार मुझे सुब्रमण्यम स्वामी को मैं कई बार उनके कहे हुए वक्तव्य को मैं 10 से डिवाइड करता हूं, लेकिन इस मामले में तो मुझे लगता है कि वो वाकई सही बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरा मुझे कोई कारण नहीं दिखता। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अरे ये सैंक्शंस अमेरिका ने हमको अटल जी के समय भी लगे थे, लेकिन अटल जी ने सैंक्शन का सामना किया था, पूरा देश अटल जी के साथ खड़ा था। आज पूरा देश खड़ा हो सकता है प्रधानमंत्री जी के सामने। प्रधानमंत्री बोले तो सही कि ट्रंप आप झूठ बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, भारत आपका झूठ सहन नहीं करेगा। नहीं, हमने तो फोन आने पे सीज फायर किया, हमने तो पाकिस्तान पे बोलने पे सीज फायर किया। चलो सीज फायर पाकिस्तान के बोलने पे किया, किस टर्म पे किया, चलो बताओ, टर्म्स बताओ। चलो बस उन्हें फोन किया और आप मान गए, इतने राजा बाबू बन गए, और उन नालायकों के लिए जो मेरे देश में घुस घुस के लोगों को मार रहे हैं। इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों मोदी जी पाकिस्तान के प्रति? जवाब दे। रशिया का तेल लेना क्यों बंद कर दिया? चलो बताइए आप मुझे। सबसे सस्ता तेल रशिया का मिल रहा है अपने को आज के डेट में। अमेरिका और रशिया के तेल में करीब करीब $15 से $20 का फर्क है पर बैरल। क्यों नहीं हम रशिया का तेल ले रहे? हमारे तो पेट्रोलियम मंत्री ने बोला था ना, हम तो जहां से सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे, फिर मिल रहा सस्ता तो ले लो। आपने कम क्यों किया? एकदम 45% कटौती है अभी, और वो सही कह रहा है कि दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। और ट्रेड डील में क्या कर रहे हैं हम पूरा बाजार खोल के दे रहे हैं। आपने कॉटन खोल के दे दिया 11%, आपने सोयाबीन तेल करके सोयाबीन मार दिया, कॉटन खत्म कर दिया, अब मक्का आएगा, उसके बाद इथेनॉल आएगा। देख लीजिए क्या क्या आता है, वॉच बाय वर्ड्स। और उसके बाद भी बोलते हमने सम्मानजनक तरीके से हम करेंगे। अरे काय का सम्मान? लेट रहे हो तुम उनके सामने। जी, कपास इंपोर्ट करने की इस देश को जरूरत, जब हम कपास एक्सपोर्ट करते हैं। जी, थैंक यू। ये चलिए डरते अशोक हैं, भाई। ये जी, डरते हैं आमना सामना करने में, क्योंकि आमना सामना करने में सच झूठ 2 मिनट के अंदर उतर जाएगा, सामने सामने आ जाएगा। चलिए अशोक भाई, लेकिन इस बार्गेन में देश का बड़ा नुकसान हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देश का भारत नुकसान। सर 2014 से लेके देश नुकसान के ही मोड़ पे है। जिस देश पे 54 लाख करोड़ से उठकर 2 लाख करोड़ से के ज्यादा कर्जा हो गया हो, वो देश कहां से तरक्की करेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।